देश के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए नया रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसी के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तहत निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन आयोग अपने प्रस्ताव का पहला मसौदा लेकर आया है। इस मसौदे के सामने आने के बाद से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है। आज गुपकार ग्रुप की फारूक अब्दुल्ला के घर पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, मुजफ्फर शाह समेत दूसरे नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में ताजा राजनीतिक स्थिति और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें जम्मू में 6 और 1 सीट कश्मीर के क्षेत्र में बढ़ाई जाएगी। इस संशोधन के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू में, जबकि 47 सीटें कश्मीर में रहेंगी। जबकि इससे पहले जम्मू में 37 सीटें होती थीं और कश्मीर में 46 सीटों का प्रावधान था। सीटें बढ़ने से जम्मू इलाके में भी कश्मीर क्षेत्र के बराबर विधानसभा की सीटें हो रही हैं। इस प्रस्ताव का कश्मीर के गैर भाजपा दलों ने पुरजोर विरोध किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए भी 24 सीटें रिजर्व की गई हैं। इस तरीके की सीटें पहले भी वहां रिजर्व रखी जाती रही हैं, लेकिन जो विरोध है वो जम्मू की बढ़ी सीटों को लेकर है। परिसीमन आयोग के प्रस्ताव में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटों का प्रावधान रखा गया है। यानी 90 में से 16 सीटें एसटी और एससी के लिए आरक्षित रहेंगी। परिसीमन प्रस्ताव सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीति भी बेहद तेज हो चुकी है। आज गुपकार अलायंस की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सिरे से परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर गर्म है, क्योंकि सियासी सरगर्मियां तेज हैं। वजह है जम्मू कश्मीर के परिसीमन का प्रस्ताव। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बीच जम्मू कश्मीर में आज पीएजीडी की फारूक अब्दुल्ला के घर पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेता शामिल हुए और ताजा राजनीतिक हालात और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां विपक्षी दल परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए जरूरी बता रही है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में सत्ता और राजनीति के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। दरअसल परिसीमन होने के बाद से कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच राजनीतिक ताकत में बदलाव देखा जा सकता है, जिसका सीधा असर विधानसभा में दिखाई देगा। मतलब साफ है कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति से लेकर नेतृत्व तक बदल सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारी बिल्कुल रजामंदी नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन प्रोसेस का जो मतलब है वो यही होता है कि आपके हर असेंबली सेगमेंट में बराबर आबादी हो, उसी हिसाब से डिमार्केशन हो। जम्मू कश्मीर की अब तक की राजनीति में कश्मीर संभाग का वर्चस्व रहा है, लेकिन परिसीमन के बाद जम्मू की भी ताकत बढ़ जाएगी। और ऐसा होता है तो जम्मू क्षेत्र में जीतने वाले दलों का भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में दबदबा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि पीडीपी इस परिसीमन के विरोध में है। पीडीपी का आरोप है कि परिसीमन आयोग बीजेपी के एजेंडे को पूरा कर रहा है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है, ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है। चूंकि कश्मीर घाटी में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व रहा है, तो वहीं जम्मू में बीजेपी लगातार पार्टी को मजबूत करने में जुटी है और यहां पार्टी का वोट आधार भी बढ़ा है। यही कारण है कि बीजेपी चुनाव से पहले परिसीमन के पक्ष में है, जबकि तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जो है बांटा गया। वहीं चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, तो चुनावों के लिए जो है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन को भी बनाया गया। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्म है।
टीम न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन हुआ था। जम्मू कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं हुई थी। इस वजह से 1996 के चुनावों के लिए 1981 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों का निर्धारण हुआ था। यह समझना बेहद जरूरी है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई हैं। 5 अगस्त 2019 में धारा 370 खत्म करने के बाद पिछले साल मार्च 2020 में इस आयोग का गठन किया गया था, जो परिसीमन की पूरे फॉर्मूले पर काम कर रही थे। जम्मू कश्मीर परिसीमन पर और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परीक्षित मनहास, जो जम्मू कश्मीर मसले के एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेशन 360 में। और आपसे पहला सवाल यही कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन होने जा रहा है, प्रस्ताव जो मसौदा है उसको पेश कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये कितना जरूरी है और इसका फायदा किस तरीके से आपको नजर आता है आने वाले वक्त में एक पूरे सूबे में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन ने पिछले कुछ अरसे से काम किया और कल जब जैसे कि अब खबरें आई हैं और अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, और जिसमें कि उन्होंने 6 सीटें जम्मू रीजन के लिए और 1 सीट कश्मीर रीजन के लिए बढ़ाई, ये एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है। काफ़ी देर से जम्मू खित्ते की ये डिमांड थी, जम्मू रीजन के फार फ्लंग एरियाज़ की, स्पेशली डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, वहाँ के लोगों की ये काफ़ी देर से डिमांड थी कि वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं असेंबली में, और वो अपने नुमाइंदों को नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि उनका एरिया भी बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, स्टिल उनके नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो उनके नुमाइंदे हैं उनका नंबर कम है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, जो कि वो उनको प्रॉपरली अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा असेंबली में। बेहद अहम बात सर आप कह रहे हैं, यहां पर बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी शुरुआत से है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को आरक्षण देने के पक्ष में रही है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इन्हें आरक्षण देने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति की आबादी 11.9% है, या कहिए लगभग 12% है। इनके लिए परिसीमन आयोग ने 9 सीटों का प्रस्ताव दिया है। 90 सीटों में से 9 सीटें। इनकी सबसे ज्यादा आबादी जम्मू रीजन में है, यानी करीब 70%, और कश्मीर में यह आंकड़ा तकरीबन 30% के आसपास है। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो उनके लिए 7 सीटों का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य में इनकी आबादी 9,24,991 के आसपास है, तब जबकि सूबे की आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ है, यानी कुल आबादी का 7.38%। कश्मीर घाटी में इनकी तादाद बेहद कम है। सीटें रिजर्व होने का वैसे सीधा फायदा उन जातियों को मिलेगा जो इस कैटेगरी में है। इन जातियों में गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी और गड्डी जातियां हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये अब तक बहुत पीछे रहे हैं, लेकिन आरक्षण के बाद ये मजबूत स्थिति में आएंगे। 90 में से 16 सीटों का मतलब है करीब 20% सीटें इनके पास रहेंगी। परीक्षित मनहास जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिसीमन जो हो रहा है परीक्षित जी, वो जम्मू डिवीजन में ज्यादा हो रहा है, जम्मू क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, वहां पर सीटें बढ़ाई जा रही हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटें रिजर्व की जा रही हैं। इन जातियों पर इस डिलिमिटेशन का क्या कुछ असर आपको नजर आता है? अभी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आया है रिजर्वेशन का, जिस तरह की 16 सीट्स रिजर्व की जा रही हैं 9 ST के लिए और 7 SC के लिए जम्मू कश्मीर में। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि काफ़ी सारी ऐसी एरियाज़ थे, ऐसे रीजन्स थे, ऐसे लोग थे जो कि अपने नुमाइंदे वहाँ नहीं भेज पा रहे थे, और रिजर्वेशन से जो कि डिप्राइव्ड लॉट है उसको भी अपनी आवाज़ और अपनी बात रखने का मौका मिलता है असेंबली में। बिल्कुल, तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए सियासत में, यही जमहूरियत की खूबसूरती भी है। लेकिन जैसे ही डिलिमिटेशन का मसौदा सामने आया, सियासी गर्मी बढ़ गई। परिसीमन प्रस्ताव पर गैर बीजेपी दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि परिसीमन से बेहद निराश हैं। कमीशन बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रहा है, जो डेटा था उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया है। हमें यह कबूल नहीं है। 6 सीटें जम्मू और सिर्फ 1 कश्मीर को दी जा रही है। ये 2011 की जनगणना के मुताबिक भी गलत है, ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने, अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी इसका विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये कमीशन बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इनकी कोशिश लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की है। जनगणना के आंकड़ों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। एक क्षेत्र को 6 और दूसरे क्षेत्र यानी कश्मीर को सिर्फ 1 सीट दी जा रही है। मजहब और क्षेत्रवाद के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है। तो आपने सुना। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी जम्मू से शहनवाज भी जुड़ रहे हैं। शहनवाज, किस तरीके के रिएक्शन जम्मू के लोगों के सामने आ रहे हैं तब जबकि डिलिमिटेशन की बात लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है?
देखिए, अगर अनुराग मैं जम्मू रीजन की बात करूं तो जम्मू के लोग, खासकर जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं या फिर पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर काफ़ी खुश हैं। और आप देख सकते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिला है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद उनको ये रिजर्वेशन जो है वो मिलने जा रहा है। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर एससी समुदाय के लोग हैं वो भी इस पूरे परिसीमन से यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़रूर एक सियासी एजेंडा जो है अनुराग, ये यहाँ पर जो सियासी दल हैं, ख़ासतौर पर जो घाटी के सियासी दल हैं, उनके लिए यहाँ पर बन गया है। और आज जो मीटिंग हुई है PAJD की यहाँ पर जम्मू में, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर परिसीमन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये जो परिसीमन की पूरी प्रक्रिया हुई है, ये सीधे तौर पर जम्मू और कश्मीर के बीच में बंटवारा यहाँ पर करने की बात हुई है। और सीधे तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो लोग, खासकर जो गुज्जर कम्युनिटी के, पहाड़ी कम्युनिटी के हैं, उनको बांटने की कोशिश जो है वो यहाँ पर इससे की गई है। और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो 1 जनवरी को कश्मीर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो इस डिलिमिटेशन। ठीक है, तो सियासत आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसा हमारे सहयोगी शहनवाज बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका जुड़ने के लिए। चलिए अब आपको समझाते हैं कि परिसीमन आयोग है क्या। देश में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था, यानी आजादी के बाद चुनाव, देश के पहले चुनाव के दरमियान। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रपति को परिसीमन आयोग गठन करने का अधिकार है। देश के प्रथम नागरिक के तौर पर, मुखिया के तौर पर परिसीमन आयोग का गठन निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा करना है, यानी देश के लोकसभा और विधानसभा सीटों का दायरा परिसीमन आयोग ही तय करता है। कुल मिलाकर लोकसभा में, राज्यसभा में या देश की विधानसभाओं में कितनी सीटें रहेंगी, ये परिसीमन आयोग तय करता है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहते हैं, ये तय है। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज ही करते हैं। जो मकसद होता है परिसीमन का, वो भी हम आपको बता दें। दरअसल में चुनावी प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाना, ये एक बड़ा लक्ष्य है। जनसंख्या के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया जाए ताकि उचित हिस्सेदारी हो। अनुसूचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर सीटों का निर्धारण किया जाए, ये उद्देश्य है परिसीमन आयोग के, जिसके फैसले पर अब सियासत गर्मा रही है जम्मू कश्मीर में। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। और अब बात भारत के सबसे बड़े रक्षा कवच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। S-400 दुनिया की सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार है। ये सिस्टम एक साथ 36 ठिकानों पर हमला कर सकता है। ये 4 अलग अलग तरह की मिसाइलों से लैस है और इसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अपनी खासियत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन पर हमला बोल सकता है। इतना ही नहीं, आसमान में 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पर वार भी ये कर सकता है। अब देश की सरहद पर नापाक नजर डालना और किसी भी तरह का हमला करना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि S-400 की घातक वार के सामने दुश्मन घुटने टेक देगा। सरहद पार दुश्मनों में हड़कंप मचा है, क्योंकि भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के पहली रेजिमेंट को पंजाब में तैनात कर दिया है। पंजाब में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती के साथ ही भारत की उत्तरी सरहदें और महफूज हो गई हैं। अब किसी मिसाइल का खतरा नहीं, फिर वो सुपरसोनिक हो या फिर हाइपरसोनिक। भारत के सबसे जिगरी दोस्त रूस ने भारत को S-400 की पहली खेप डिलीवर कर दी है और इस डिलीवरी के साथ ही भारत ने इसे पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में तैनात कर दिया है। यहाँ तैनाती का मतलब साफ है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन दोनों को इससे इंगेज किया जा सकता है या फिर दोनों की गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक S-400 की तैनाती से भारत की एयर डिफेंस ताकत अभेद्य हो गई है। S-400 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को हवा में ही बर्बाद करने की क्षमता रखता है। तो S-400 में 4 तरह के मिसाइल लगे हैं। इसमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है, मीडियम रेंज की मिसाइल 250 किलोमीटर, मीडियम शॉर्ट रेंज की मिसाइल 120 किलोमीटर और शॉर्ट रेंज की मिसाइल 40 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, यानी 40 से 400 किलोमीटर की क्षमता। रूस के साथ भारत ने साल 2018 में S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की थी। इस डील के तहत भारत को कुल 5 स्क्वाड्रन मिलेंगे। दोनों देशों के बीच पूरी डील करीब 35,000 करोड़ रुपए की हुई है।
नेशन 360 में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।